बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 9 प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणियां, जिसके 1 से लेकर 37 तक के पार्ट्स अब तक हमने पढ़ लिए। आशा करता हूँ आपने बिल्कुल सीक्वेंस से सारे वीडियोस को देखा है, रफ कॉपी में हल किया है। फिर जैसा कि मैंने तुम्हें निर्देश दिए थे कि हमें गृह कार्य की एक कॉपी बनानी है, उसमें सॉल्यूशन वैसे ही करना है जैसे हमें एग्जाम में करने होते हैं। जैसे एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन हमें देनी होती है प्रॉपर थ्योरेटिकल लैंग्वेज के साथ। तो बच्चों अगर आपने ऐसा किया है तो श्रेणियों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर का समापन करेंगे। ढंग से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 29 से लेकर 32 तक करेंगे और आशा करता हूँ आपने पहले ही ट्राई कर लिए। केवल आप फॉर्मेलिटी के लिए यानी कि संतुष्टिकरण के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं तो ही आपका भला होने वाला है, क्योंकि बच्चों कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। यदि आपने प्रश्न नंबर 29 से 32 तक ट्राई नहीं किया ना, तो वीडियो देखकर आपको समझ में तो आ जाएगा क्वेश्चन ऐसा होगा, लेकिन वो याद ही तो होगा फिर आपको कि हाँ ये प्रश्न ऐसा होगा। जबकि हमारा टारगेट क्या है, मैं शुरू से तुम्हें समझा रहा हूँ, इस तरह का प्रश्न किस तरह से होगा ये बात दिमाग में आनी चाहिए, ओरिएंटेशन डेवलप होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो आइए, थ्योरेटिकल प्रश्न है, बहुत आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एकाग्रता के साथ पढ़े। मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, है ना। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। सपोज मेरे ऊपर ही ले लो, मैंने मेरे 4 दोस्तों को पत्र लिखा। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। मैंने उन 4 दोस्तों को बोला तुम सभी इनकी कॉपी कर लो और बाकी 4 को भेजो। यानी कि 4 दोस्त है मेरा, ए बी सी डी। ए भी 4 को भेजेगा, बी भी 4 को भेजेगा, सी भी 4 को भेजेगा, डी भी 4 को भेजेगा, ठीक है। उनसे यह भी करने को कहता है, यानी कि मैंने उनको यह भी करने के लिए बोला कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रृंखला को जारी रखे। बात समझ आ रही है साहब। मैंने 4 को बोला, उन 4 ने 16 को बोला, क्योंकि प्रत्येक 4 को बोलेगा। उन 16 ने, यदि हर व्यक्ति 4 को बोला तो 16 मिलके कितने हो गए, जल्दी बताओ, 64। वो 64 मिलकर 256, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी बन गई बच्चों सामने हमारे। देखो पहले 4, इन 4 ने 16 को बोला, 16 ने 64 को बोला, 64 ने 256 को बोला, और ये श्रृंखला आगे कंटिन्यू है, ठीक है। यह कल्पना करें कि श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा ना। कहने का मतलब, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है, तो हमें टोटल पहले ये निकालने पड़ेंगे कि 8वें ग्रुप तक कितने डाक भेजे गए, यानी कितने पत्र भेजे गए टोटल। फिर एक पत्र का जो हमारे पास खर्चा आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 50 पैसे, 98 यानी कि आधा रुपया। तो जो भी आएगा उसको हम 1/2 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। क्वेश्चन समझ में आ गया पेन चलाने से पहले। तो ये 8 पदों तक की श्रेणी है, तुम ऐसा मान के चलो। तो टोटल लेटर, टोटल पत्र बच्चों कितने भेजे गए, ध्यान से देखो, 4, 16, 64, और ये कहाँ तक है, 8वें पद तक, ठीक है। तो इसका हमें पहले योगफल निकालना पड़ेगा। अब योगफल निकालने के लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि श्रेणी कौन सी है। तो बच्चों देखो, ये समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, सभी बालक बालिकाएं आराम से देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि सर ये तो समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। जल्दी बताओ, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है तो ए का मान 4 है, आर का मान 4 है, और एन का मान बच्चों कितना है, 8। फॉर्मूला तुम्हारे को आता है ए ब्रैकेट आर की पावर एन -1 बटा आर -1, क्योंकि आर का मान 1 से बड़ा है, 4 है। तो इसी में समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ये सारी बातें मैंने तुम्हें समझा दी। 4, 16, 64, 8 पदों तक। एस एन का फॉर्मूला ए ब्रैकेट आर की पावर एन -1 बटा आर -1। ए का मान 4 है, आर का मान भी 4 है, एन का मान 8 है। कैलकुलेशन करो, ये 4/3, 4 की पावर 8 होता है, 65,536 में से 1 घटाओ 65,535। अभी वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करो तुम, है ना। मतलब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं जो तुम आगे कंटिन्यू वीडियो को देखते जाओगे जैसे गाना हम देखते हैं। वीडियो पॉज करना पड़ेगा तुम्हें बहुत बार, हर पेज के बाद। जब भी मैं स्लाइड चेंज करता हूँ ना ऐसे, उससे पहले आपको वीडियो पॉज करके इसको पेन चलाकर हल करना पड़ेगा। अगर आप पेन नहीं चला रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा घर वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुद का भविष्य खुद खराब करोगे। मैथमेटिक्स कभी भी रीड नहीं की जाती बच्चों। मैथमेटिक्स को रीड करने के बाद हैंड टू हैंड पेन चलाना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे टफ हो। जैसे इसको देखकर ऐसे लग रहा है तो हो ही जाएगा यार, क्या है इसमें, तो कर लेंगे हम सर, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। बात आसान हो चाहे टफ हो, आपको पेन चलाना ही चलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास टोटल पत्र जो भेजे गए ना वो आते हैं 87,380। एक का खर्चा कितना है, आधा रुपया, 50 पैसे का मतलब रुपया आधा, 50/100। तो इसको अपन किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 87,380 से। टोटल आंसर आ गया हमारे पास 43,690 रुपये। बहुत आसान है, क्लियर है। इसको आराम से करना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30,
एक आदमी ने बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, PRT/100, मूलधन रेट दर गुणा टाइम बटा 100। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई? 15वें वर्ष में, लैंग्वेज का ध्यान रखना, 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई? 20 वर्षों बाद, यानी कि 21वें वर्ष में। गॉट इट, है ना? भाई हमारा बर्थडे होता है तो बर्थडे के जस्ट बाद हम दूसरे वाले वर्ष में काउंट करना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहां तो इसने क्या बोला? 15वें वर्ष में, 15वें में एन का मान 15, 20 वर्षों बाद यानी एन का मान 21, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ब्याज पर जमा किया। तो इसमें समझाता हूँ बहुत आसान है बच्चों। ब्याज कितना लगा? सबसे पहले 10,000 का बच्चों कितना है? 5%। ये टाइम ये कैंसिल, यानी कि हमारा ब्याज लगा बच्चों 500 रुपये। पहली बात क्लियर है? तो ध्यान से देखो, इसे मैं समझाता हूँ। ये सारी बातें क्लियर है? उस व्यक्ति को प्रतिवर्ष 500 रुपये ब्याज मिलेगा। इस प्रकार उसके खाते में सबसे पहले 10,000 रुपये जमा कराए। अगले साल 500 ब्याज का जुड़ा, 10,500। फिर अगले साल ब्याज का जुड़ा 500 रुपये, 11,000। इस तरह श्रेणी बन गई। अब वो बोल रहा है 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी राशि होगी? 15वें वर्ष में। अब बताओ यहाँ पे समांतर श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है? समांतर श्रेणी बन रही है ना? तो यहाँ पे देखो a + n-1 इंटू डी, फॉर्मूला क्या लगा दिया हमने? T15, 15 वर्ष में है ना, यानी कि 15वां पद a + n-1 इंटू डी। ए का मान 10,000, डी का मान 500, एन का मान बच्चों 15, 15 में से क्या तो 14। कैलकुलेशन करने पर 17,000 रुपये प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट है, ठीक है। दूसरा क्या करा है? 20 वर्षों बाद, यानी कि 21वां पद निकाल दो बच्चों। आ जाओ, a + n-1 इंटू डी, एन का मान 21 है ना। 20 वर्ष के बाद 21वें वर्ष में तो होगी काउंटिंग, समझा दिया ना तुम्हारे को। ये कैलकुलेशन करो बच्चों ढंग से। कैलकुलेशन करने के बाद 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इतनी सी बात है बस। क्लियर है क्या सभी के? बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 31 पे क्या कह रहा है? एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। बच्चों देखो, अब तक ब्याज हम जोड़ते हुए आ रहे थे, है ना, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 था, फिर उसका 5% उसका ब्याज हुआ 500 रुपये, फिर हमने 10,500 किया, फिर 11,000 हुआ। इस तरह से हमारे पास श्रेणी बनी। वैसे बच्चों अब हमारे को घटाना है। अवमूल्यन से मतलब डिडक्शन, घटेगी उसकी राशि, है ना, ठीक है। जैसे अपन बाइक खरीदते हैं, मान लो हमने 50,000 की बाइक खरीदी। अब हमें कोई बोले कि हर एक साल में इसका 20% कम होता जाएगा, तो डिडक्शन होगा ना, मतलब, है ना। अब ध्यान से देखो, हास बोलते हैं इसको, है ना, कमी। तो बच्चों उसने एक मशीन खरीद ली 15,625 में, 20% की दर से उसमें कमी होती जा रही है। तो हमें क्या करना है? प्रथम वर्ष पश्चात उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 15,625 का 20% निकालेंगे। 20% निकालने के लिए 20/100 से गुणा करेंगे। जो भी आएगा उसको 15,625 में से घटा देंगे, यानी कि दूसरे वर्ष में उसका मूल्य ये रहेगा, ठीक है। फिर जो भी राशि में प्राप्त होगी वापस उसका 20% निकालेंगे, उस प्राप्त राशि में से उसको वापस हम घटा देंगे। इस तरह से कंटिन्यू हमारी एक सीरीज बनेगी, है ना। इसको मैं तुम समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मशीन का वर्तमान मूल्य 15,625 रुपये, अवमूल्यन की दर कितनी? 20%। एक वर्ष पश्चात यानी कि दूसरे वर्ष में, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर रखना, पहले वर्ष में नहीं है, पहले वर्ष के पश्चात की बात चल रही है। तो 15,600% का 20% निकाल के 15,625 में से हमें घटाना है बच्चों। तो 20% निकालने के लिए 20/100 से गुणा करोगे, कैलकुलेशन करो, 12,500 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि इस श्रेणी का पहला पद है 15,625, दूसरा पद आ गया 12,500 रुपये। बात समझ में आ रही है? पहले वर्ष के पश्चात यानी कि दूसरे वर्ष में तो इतना, पहले वर्ष में इतना, ठीक है। अच्छा, अब इसका 20% निकाल के वापस इसी में से हमें घटाना पड़ेगा। 2 वर्ष पश्चात यानी कि तीसरे वर्ष में 12,500 में से क्या घटाएंगे? 12,500 का 20%, यह आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। फिर 3 वर्ष पश्चात, ये कैलकुलेशन तुम आराम से कर लो। फिर 10,000 का 20% निकाल के 10,000 में से घटाओगे 8,000। तो बच्चों फाइनल श्रेणी क्या बन रही है? ध्यान से देखो, 15,625 पहला पद, दूसरा कितना आ गया? 12,500, तीसरा आ गया मेरे बाल को 10,000, फिर आ गया 8,000, ठीक है। अच्छा, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखना। प्रश्न हमारा ये कहना चाह रहा है कि 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य क्या होगा? 5 वर्ष बाद यानी कि छठे वर्ष में, यानी कि हमें छठा पद निकालना
पड़ेगा बच्चों ना। तो ध्यान से देखो, 4 तो हमने निकाल लिए। अब देखो 4 तक मेहनत कर ली तो 5 और 6 में किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। वापस 8000 का 20% निकालो, 8000 में से घटा दो। ठीक है, ध्यान से देखो, 8000 का 20% निकालने के लिए ऐसा करेंगे अपन, ये कैंसिल, 8 दूनी 16, 1600 रुपये घटा दो बच्चों। ठीक है, 8000 में 1600 घटा दो तो हमारे पास कितना बचेगा, 6400 रुपये बचेगा। बोलो हाँ या ना, यही तो बचेगा। डन। अब वापस इसका 20% निकालो, ठीक है, और 64 से में से वापस घटा दो। भाई ये तो आ गया हमारे पास कौन सा, देखो 4 वर्ष पश्चात यानी कि 5वां, 5 वर्ष पश्चात यानी कि 6ठा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो हम कर रहे हैं ना। तो ध्यान से देखो, 64 का डबल 128, तो 1280 रुपये घटा दो, किसमें से, 6400 में से 1280 घटा दो, ये फाइनल आंसर होगा। 0 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से गया तो 5120 रुपये फाइनल हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे ही हो गया, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, इसको देखो तुम है ना, छठा पद हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड, सबसे पहले चेक करते हैं एपी है जीपी। हम बच्चों हमने देखा कि गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, 12500 बटा 15625 करो, 4/5 आ जाएगा। 10,000 बटा 12,500 करो, 4/5 आ जाएगा। 8,000 बटा 10,000 करो, 4/5 आ जाएगा, यानी कि आर का मान यहाँ पर 4/5 आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए, ठीक है, ब्रैकेट आर की पावर n -1, n का मान क्या है, 6, क्योंकि 5 वर्ष पश्चात यानी कि 6ठे वर्ष में, तो 6 - 1 यानी कि 5 बचा हमारे पास। ये 5 की पावर 5, 3125 को 5 से गुणा करोगे 15,625 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा। और ये बच्चों 4 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 10, 1024। कैलकुलेशन तुम कर लेना बच्चों, 5120 सेम आंसर हमें प्राप्त होता है। बात समझ में है क्या, बहुत आसान है ना। बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, अंतिम प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है। इसने भी जीपी बना के बच्चों सोल्व कर रखा है ना। अब देखो इसमें और हमारे सॉल्यूशन में क्या फर्क है, आंसर तो सेम है। थोड़ा इसको भी मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, ध्यान से देखो बच्चों, इसने क्या किया, पहले वर्ष के पश्चात, ठीक है, दूसरे वर्ष के पश्चात, तीसरे वर्ष के पश्चात, है ना, तो इसने श्रेणी बनाई ना बच्चों। तो श्रेणी में इसने क्या किया, ए का मान 12,500 ले लिया, यानी कि प्रथम वर्ष के पश्चात। तो इसने वहां पर एन का मान 5 ही रख दिया। बात समझ रहे हो, हमने श्रेणी कहां से शुरू की, 15,625 से। इसने श्रेणी कहां से शुरू की, 12,500 से, यानी कि इसने दूसरे वर्ष को पहला वर्ष मान के सोल्व किया, है ना। पश्चात ले लिया, एक वर्ष पश्चात, दूसरे वर्ष के पश्चात, जबकि एक वर्ष के पश्चात तो दूसरा वर्ष आएगा, तो यहाँ पर ए का मान 12,500 आ गया। तो उसके बाद उसको 4 पद ही निकालने की आवश्यकता है, भाई पहुंचना तो वहीं पे ना हमें, 6ठे पद में। तो उसके बाद इसने आर का मान बच्चों कितना ले लिया, 5, तो आर -1, ध्यान से देखो, 5 - 1 4, कैलकुलेशन करने पे इससे भी 5120, ये सेम प्रोसेस है भाई। तुम यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, इस श्रेणी को तुम 10,000 से भी तो शुरू कर सकते थे, ना। फिर 10,000, 8,000, उसका अगला पद ही तो तुम्हें चाहिए था। फिर आर का मान तुम क्या लेते, 4 लेते, है ना। फिर 4/5 का क्यूब करके 10,000 से गुणा कर देते, सेम आंसर आता है। चलो नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए। कुछ दिनों में, हमने n दिन मान लिया ना, n दिनों में होता है सब पूरा। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। हमने पहले दिन 150 लगाया, दूसरे दिन 146 कर्मचारी रह गए, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, फिर 142, 138, 134, इस तरह से प्रक्रिया चलती रही। इस प्रकार अन्य, अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि पहले हमने n डेज लिए थे या x डेज लिए थे, अब टोटल कितने लग रहे हैं बच्चों, x + 8 या n + 8 लग रहे हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। तो बच्चों बहुत आसान है, देखो प्रॉपर मेथड से हम करते हैं, एक एक चीज़ ध्यान से समझा रहा हूँ ना। 150 कर्मचारी उस कार्य को n दिनों में पूरा करते हैं, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। 150 कर्मचारियों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 1/n हो जाएगा। एक दिन का कार्य निकालने के लिए हम 1/n करते हैं। अब 150 कर्मचारियों का एक दिन का काम 1/n है। अब यूनिटरी मेथड, 5 केले 10 के तो 1 केला 10/5, तो एक कर्मचारी का एक दिन का काम 1/n को मैं 150 से डिवाइड कर देंगे। ये लो भाई, 5 केले 10 रुपए के, यहाँ हम ऐसे बोले
5 केले 1/2 रुपए के, तो 1 केला 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले दिन 150 कर्मचारियों द्वारा एक दिन में काम किया गया कितना, इसको 150 से गुणा कर देंगे, कर दिया साहब। दूसरे दिन 146 कर्मचारियों, क्योंकि 4 ने छोड़ दिया, एक दिन में 1/150 एन को 146 से गुणा कर देंगे। तीसरे दिन 142/150 एन। बात समझ में आ रही है। अब कार्य पूरा होने में लगा समय बच्चों n+8, उसने बोला ना पहले 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो देखो ये हमारे पास श्रेणी बन गई एक, n+8 पदों तक, और इसका सम टोटल कितना आएगा 1, है ना, क्योंकि हमने एक दिन का टाइम लिया था ना, टोटल 1 होता है बच्चों इन सबका सम, है ना। क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये जो टाइम आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, एक कर्मचारी का एक दिन का काम, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो 150/150 n, 146/150 n। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना बच्चों, तो ध्यान से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, कि 1/150 n सभी में से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा 150, 146, 142 n+8 पदों तक। अब ये बताओ AP बन रही है GP बन रही है, साफ साफ दिख रहा है सर AP बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो सूत्र क्या होगा 150, 146, 142 n+8, है ना। ये 150 n को उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई में फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n-1 × d, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ पर n का मतलब n+8 है, तो n/2 2a + n-1 गुणा d, डिक्रीजिंग है, घट रही है, -4, ठीक है, बराबर 150 n। बच्चों कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, बिल्कुल 10th क्लास बेस्ड कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगा, ये भी तुम बना लो कैसे कैसे। यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, -32 और 17। अब नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर n का मान 17 आ गया, लेकिन उसने बोला 8 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 17 में 8 जोड़ दो, 25 दिन हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों ये मैंने खुद इसलिए सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना था, और इस तरह के हम इतने सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो थोड़ा सा समय हम बचाएंगे, जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे मैं खुद भी सॉल्व करूँगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ तुम्हें समस्या आ सकती थी, मैंने एक एक बात को तुम्हें ढंग से समझा दिया, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरा समाप्त होता है। 1 से लेकर 38 तक के सारे वीडियोज़ आपको पहले रफ कॉपी में करना है, फिर गृह कार्य की कॉपी में करना है। जो बात कम समझ में आई वहाँ पर आपको पेन चलाना है, गारंटेड आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन डेवलप करने के तरीके सीखे हैं बच्चों। यदि किसी बच्चे ने सीक्वेंस से वीडियो नहीं देखे तो उसको कम समझ में आएगा, तो विनती है बच्चों एक एक वीडियो पूरा सीक्वेंस से देखें, पूरी श्रेणियाँ हमने ढंग से सॉल्व की है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। खूब तरक्की करो बच्चों, खूब खूब आशीर्वाद, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नमाला के साथ। थैंक यू।